हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BA एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी महासंग्राम क्लास, जो कि आने वाले वर्षों में 2024, 25 और आदि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि पेपर में इस प्रकार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पेपर हैं, जो कि 60 से 70 नंबर आपके पक्के हैं। बिल्कुल, अगर आप इससे पढ़ कर जाओगे तो 60 से 70 नंबर पक्के हैं आपके, कन्फर्म। अगर ये क्वेश्चन आप रट लेते हो या फिर किसी प्रकार समझ लेते हो, बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन अपने इस प्रकार है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आर्द्रता से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार बताइए। तो आर्द्रता जलवायु के सभी तत्वों में वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता, उसका संघनन एवं उसके विभिन्न रूपों एवं भूतलवासियों एवं धरातलीय क्रियाओं के लिए सबसे अधिक महत्व रहा है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का अर्थ उस जलवाष्प एवं उसके रूपों से होता है जो कि वायुमंडल की निचली परतों में झूलती या तैरती अवस्था में पाई जाती हैं। स्वयं जलवाष्प वायु में आदर्श रूप में रहती है, किंतु संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से यह ओस, पाला, कोहरा, बादल, जलकण, हिमकण, ओला आदि रूपों में दिखाई देती है। यह ठोस एवं तरल दोनों रूपों में तापमान के अनुसार बदल जाती है। इस वायु विक्षोभ के कारण ही वायुमंडल की इस निचली परत का नाम विक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल पड़ा है। तो देखते हैं वायुमंडल आर्द्रता किसे कहते हैं। वायुमंडल में आपकी समझ में ना आया हो तो देखते हैं। आर्द्रता इस प्रकार है। आर्द्रता वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ही प्रमुख परतदार चट्टानों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं प्रमुख परतदार चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम उत्तर में लिख सकते हैं चूना पत्थर। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का निष्पक्ष होता है। यह चूर्णविहीन चट्टान होती है। इसका निर्माण जैविक पदार्थों अथवा रासायनिक अवक्षेपों से होता है। इसमें पाया जाने वाला मुख्य खनिज कैल्साइट है, जिसके अलावा क्वार्ट्ज, फेल्सपारचिका आदि खनिज पाए जाते हैं। हमारे देश में चूना पत्थर उड़ीसा, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में मिलता है। नंबर 2 बलुआ पत्थर। नंबर 2 बलुआ पत्थर, यह चट्टान बालू के कणों के संयोजन से बनता है। इसका निर्माण किसी भी रेत कणों से हो सकता है, किंतु अधिकांश बलुआ पत्थर में कोबाल्ट के कण, डोलोमाइट, अभ्रक, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला बलुआ पत्थर निर्मित द्वारा है। कांग्लोमेरेट, यह पूर्णतः जलीय उत्पत्ति की चट्टान है। विभिन्न प्रकार की गुटिका या गोलासम का जमाव कांग्लोमेरेट कहलाता है। सेल क्या है, अब इस प्रकार लिख सकते हैं हेडिंग डाल के क्वेश्चन उत्तर में। सेल क्या है, मिट्टी की सबसे बारीक कण वाली परत सेल कहलाती है। जो मिट्टी के पतले पतले जो छोटे छोटे बारीक कण होते हैं वही सेल कहलाते हैं, वही सेल होती है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं। इसके जुड़ने के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता। इनमें मिट्टी के साथ क्वार्ट, फेल्सपावर, कैल्साइट, डोलोमाइट तथा अन्य खनिज भी मिलते रहते हैं। यह चट्टान कई रंगों की होती हैं, जिसमें भूरा, पीला, हरा, काला प्रमुख रंग है। आइए आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अवसादी शैलों की विशेषता बताइए। अवसादी शैलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अवसादी शैलों में जीवाश्म तथा वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं।
नंबर 2, ये चट्टानें स्तरित होती हैं क्योंकि इनका निष्पक्ष परतों से होता है। दो परतों को विभाजन करने वाला तल समांतर तल कहलाता है। परतदार चट्टानें प्रवेशी एवं संधारी होती हैं क्योंकि इनका निर्माण छोटे तथा बड़े कणों के मिश्रित से होता है, अतः इनमें जल सरलता से प्रवेश कर जाता है। नंबर 4, कोमल अपसादी शैलों में सुपीड़न द्वारा हल्के मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि परतदार चट्टानें सामान्यतः क्षैतिज अवस्था में बहुत कम पाई जाती हैं। नंबर 5, सिलिका युक्त बलुआ पत्थर के अतिरिक्त अन्य समस्त अपसादी शैलों का भौतिक एवं रासायनिक अपक्ष सीमेंट तथा पदार्थ के टूट जाने के सरलतापूर्वक हो जाता है। आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भू अवनति अथवा भू सन्नति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, भू अवनति साधारण अर्थ में भू अवनति का तात्पर्य जल पूर्ण गति से किया जाता है। इसमें तलछट का जमाव होता रहता है, जिस कारण उसकी तली में निरंतर नीचे धंसाव होता रहता है। परिणाम स्वरूप गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। भू अवनति लंबा सर्करा एवं उथला जलीय भाग होता है जिसमें तलछटी निष्पक्ष के साथ तली और धंसाव होता है। वस्तु भी अवनति की तली पर काफी अधिक गहराई तक तलछट का निष्पक्ष होता है। यह एक निष्पक्ष मुख्यतः नदियों द्वारा किया जाता है। भू अवनति की निम्नलिखित परिभाषाएं दी जा सकती हैं। अनेक विद्वानों ने इनकी भू अवनति की अपने निरंतर अलग अलग तर्क दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने। तो आइए देखते हैं किस विद्वान ने कौन सा तर्क दिया। भू अवनति के जलीय भाग होते हैं जिनमें लगभग निरंतर अवसाद का जमाव रहता है। नंबर 2, भू सन्नति वे उथले जलीय भाग में जिनमें तलछटी निष्पक्ष के साथ ही उनकी तलियां भी धसी रहती हैं। और देखते हैं, आइए और भी देखते हैं। भूगर्भ क्रियाओं के कारण इनके आकार, प्रकार, विस्तार एवं स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। नंबर 2, ये भूगर्भिक इतिहास के कई युगों में पाई जाती हैं। आइए आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि अनेक विद्वानों ने अनेक अपने प्रकार से दिए। तो आइए अब भूकंप के बारे में समझते हैं। प्रश्न आगे प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर देखो। भूकंप से क्या समझते हैं? भूकंप के प्रमुख कारकों को बताइए। भूकंप, आइए भूकंप देखते हैं। उत्तर में सेलवरी के अनुसार प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। सिस्टलेजर के अनुसार मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना ही भूकंप कहलाता है। और भी विद्वान है, जेबी मेलवेस का मत है कि भूकंप पटल का कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। आर एस पावर के अनुसार भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित है। धरातलीय भूकंप है जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं भूकंप के प्रकार। टाइप्स ऑफ इक्वेटर्स। सामान्यतः प्राकृतिक कारणों से होने वाले भूकंप को ही भूकंप कहते हैं। यह भी कई प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव के साथ हाथ में विनाशकारी विस्फोटक सामग्री का उपयोग बढ़ने से उसके प्रभाव से धक्के आ सकते हैं। अतः भूकंप को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1, मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप। इन्हें बनावटी या कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं। ऐसे भूकंप स्थानीय प्रभाव वाले हल्के धक्कों को भांति होते हैं। भवनों के समीप स्थित रेल की पटरी से गुजर रहे एक्सप्रेस सवारी या मालगाड़ी से भी मकानों के टेबलों पर सामान रखा अपना स्थान छोड़ने लगता है। कुआं या खान खोदते समय भारी विस्फोट करने पर निकटवर्ती भागों कुछ क्षणों के लिए हल्का कंपन महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार के भूकंप बहुत हल्के होते हैं। इससे जान माल की हानि भी नहीं होती है। आणविक
परीक्षण में भी ऐसा होता है। नंबर 2, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप। विविध प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं से भूतल पर कंपन होने लगता है। इस आधार पर भूकंप निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। आप इस प्रकार भूकंप लिख सकते हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जल्दी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तैयार, इसे देखते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो आपसे पूछेगा कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है, क्या होता है। तो आइए देखते हैं उत्तर। महासागरीय जल में अनेक प्रकार से गतियाँ होती हैं, जिनमें ज्वार भाटा का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। सामान्य सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जलों के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। आ गया समझ में आपकी? और नहीं आया तो दोबारा एक बार और देख लेना ये वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन देखते हैं आगे। महासागरीय निष्पेक्ष किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं। अवसादी पदार्थों के जमाव को निष्पेक्ष कहा जाता है, परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो तो इन्हें महासागरीय निष्पेक्ष कहा जाता है। महासागरीय निष्पेक्ष असंगठित अवसादी पदार्थों से बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर में कई स्रोतों द्वारा प्राप्त होते हैं, अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्ति स्थल, स्वभाव, परिवहन तथा वितरण की दृष्टि को ध्यान में रखकर महासागरीय निष्पेक्षों का वर्गीकरण किया जाता है। महासागरीय निष्पेक्ष आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, सरल भाषा में है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आइए, महासागरीय संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं इसका। महासागरों के सतह पर तली तथा विद्यमान जैविक तथा अजैविक तत्वों को, जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है या करेगा सागरीय संसाधन कहा जाता है। महासागरीय संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें पुनः निर्माण संभव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? क्वेश्चन में इसी प्रकार आएगा, थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इसी आपको उत्तर में यही लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूने की ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल पॉलिपस नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित होती हैं। महासागरों में समूह में एक ही स्थान पर असंख्यक मूंगे निवास करते हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है और यह अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है। परंतु जब प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है और धीरे धीरे करके अनेक प्रवाल बढ़ते जाते हैं। इस प्रक्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटाल किसे कहते हैं? एटाल क्या है? आइए देखते हैं। जब प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाले अंगूठी के आकार का हो जाता है तो इसे एटाल कहते हैं। इसका विकास मुख्यतः द्वीप के चारों ओर तथा गौड़ रूप में जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में देखने को मिलता है। इसके भी कई स्थान पर ज्वारीय प्रवेश मार्ग बने रहते हैं। इस प्रवाल भित्ति के माध्यम से लैगून की स्थिति मिलती है, जिसकी गहराई औसत 50 से 70% रहती है। एटाल के ऊंचे उठे हुए भागों पर ताड़ व नारियल के वृक्ष मिलते हैं। एटाल लाल सागर, एंडीलीज सागर, जावा सागर, दक्षिणी चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में
देखी जा सकती है। फूराफूटी एट अल इसका अच्छा उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासंग्राम वीडियो है, इसमें से आपको 60 से 70% क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में इसी से। अगर आप इसे अच्छे से देख ले तो एक बार तो बहुत अच्छा करके आओगे आप एग्जाम। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? प्रति चक्रवात की प्रक्रिया तथा विशेषता चक्रवात के पूर्णतः विपरीत होती है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, जबकि परिधि की निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की तरफ प्रभावित होती हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में प्रति चक्रवात का सर्वथा अभाव पाया जाता है, किंतु उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब लंबे क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। प्रचलित चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते तथा इनमें चक्रवातों के विपरीत मौसम साफ तथा सुहाना रहता है। आकार की दृष्टि से ये गोलाकार व वी के आकार के हो सकते हैं। आइए बच्चों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज थोड़ी दिक्कत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस जय हिंद जय भारत, यही बंद करते हैं।